बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ नैब की अपीलों पर समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर साहब थे और जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, इन्होंने इस केस की समाअत की है और अदालत ने नवाज शरीफ को 9 दिन दिए हैं कि वो अदालत के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करें, वरना उनको इश्तिहारी यानी एब्सकॉन्डर करार दे दिया जाएगा। और अगर उनको इश्तिहारी करार दिया गया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा कि इसकी जो रिपरकशन है, एम्प्लीकेशन है, 3 साल की सजा नवाज शरीफ को मजीद दी जा सकती है। आज इस तमाम मुकदमे में क्या हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज साहिबा खुद हाजिर हुई, कैप्टन सफदर साहब उनके हमरा मौजूद थे और मुस्लिम लीग नून के जो बड़े रहनुमा हैं वो भी थे, कारकुनान की भी कुछ तादाद मौजूद थी और ये तमाम हाई कोर्ट आए। अलबत्ता कारकुनान को पहले रोक दिया गया, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ वापस जरूर आएंगे लेकिन जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा। हम पहले आदिल हुसैन की जानिब चलते हैं जो इस तमाम कार्रवाई को कवर करते रहे हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनसे जानते हैं कि नैब का क्या मौकफ था इन अपीलों के हवाले से और ख्वाजा हारिस जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं उन्होंने क्या दलाइल दिए। और इसके बाद मैं आपको अपने पैनलिस्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों से पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आदिल हुसैन से जान लेते हैं ये केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड और इसके साथ साथ मौकफ क्या रहा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी उस कोर्ट में मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। तो जो तमाम समाअत हुई है इसमें बेसिकली ख्वाजा हारिस ने क्या मौकफ अपनाया? जी कमर, पहले तो बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की जो आज की दरख्वास्त थी वो ये थी कि मुझे हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए और मेरा जो नुमाइंदा है रिप्रेजेंटर वो इन मरकज़ी अपीलों में पेश होगा। ये सज़ा के खिलाफ मुअत्तली और मरकज़ी अपीलें थी, इसमें जो मुल्ज़िम है उसको अदालत पेश होना लाजमी होता है। नवाज शरीफ जो है वो आज अदालत जिस तरह पेश नहीं हुए, आज जब दलाइल दिए गए तो सबसे पहले जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तिफसार किया कि नवाज शरीफ की जो बेल है उसकी क्या कंडीशन है, जिस पर आज उनको बताया गया कि पंजाब हुकूमत को 27 फरवरी को हमने एक एप्लीकेशन दी थी जो उन्होंने मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद जो है अदालत ने अपने रिटन ऑर्डर में भी लिखा है और उस टाइम भी रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की जब 27 फरवरी को बेल जो है वो कैंसिल हो गई थी, मनसूख हो गई थी, तो सजा मुअत्तली भी उसी दिन से मनसूख हो गई है। मतलब नवाज शरीफ 27 फरवरी 2020 से अब तक जो है विदाउट एनी बेल हैं, उनकी बेल जो है खत्म हो चुकी है, मनसूख हो चुकी है। नैब ने जो है आज इस पर मौकफ बनाया कि हम नवाज शरीफ की जो आज की ये पिटीशन है हम इसकी मुखालफत करते हैं, ये मेंटेनेबल नहीं है। अगर ये फाजिल जज जो हैं अगर ये इस दरख्वास्त पर उनको जमानत देते हैं और एग्जम्पशन देते हैं और उनका जो रिप्रेजेंटेटर है वो उसको अलाउ करते हैं कि वो तमाम तरह जो प्रोसीडिंग है वो उसमें कोर्ट में आए, तो ये नैब का जो ऑर्डिनेंस है 1999 का उसके सेक्शन 9B पर जो है असरअंदाज होगा। सेक्शन 9B जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो है नैब के, कि नैब को कोई भी अगर ऑफेंस है। मुझे ये बताएं कि आज जो ऑर्डर जारी हुआ है उस ऑर्डर में जो चीदा बातें हैं जिसमें नवाज शरीफ को कहा गया कि 9 दिन में अगर हाजिर नहीं हुए तो उनको एब्सकॉन्डर करार दे दिया जाएगा, उस हवाले से बताएं कि उस ऑर्डर में मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल कंबर, आज जो ऑर्डर जारी हुआ उसमें पहले तो कोर्ट में भी ये कहा गया था कि अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आते, पाकिस्तान पेश नहीं होते, पाकिस्तान में वापस नहीं आते और इस अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते तो अदालत उसके बाद उनको एब्सकॉन्डर करार देगी, उनको इश्तिहारी करार देगी। इस वक्त अदालत उनको इश्तिहारी नहीं करार दे रही। फेयर ट्रायल के को आगे लेके चलते हुए, इस केस का फेयर ट्रायल लेके चलते हुए अदालत नवाज शरीफ को एक और मौका और आखिरी मौका फराहम करती है कि वो 9 दिन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई खदशा है कि आपको एयरपोर्ट पर नैब गिरफ्तार कर लेगी तो हम आपको प्रोटेक्टिव बेल भी देते हैं, हम इसकी यकीन दहानी कराते हैं कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। लिहाजा जो नवाज शरीफ हैं जिनको 8 हफ्ते की मेडिकल ग्राउंड पर हमने जमानत दी थी उनको इस कोर्ट के सामने सरेंडर करना है। आज मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। मरियम नवाज की जिस तरह 8 साल को उनको सजा दी गई है एवन फील्ड रेफरेंस में, जिसमें आदिल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत का भी कहा गया कि वो कोर्ट में पेश हों, उनको हिफाजती जमानत दी जाएगी और अगर नहीं पेश हुए तब उनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा। 9 दिन है नवाज शरीफ के पास और 9 दिन में बज़ाहिर ये लगता है मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी का एक गैर रस्मी इजलास भी हुआ है जिसमें लोगों के साथ जो मुख्तलिफ रहनुमा थे उनकी ये डिस्कशन हुई है कि अब क्या लाए अमल अपनाया जाएगा, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक नवाज शरीफ का वापस आना
फ़िलहाल मुमकिन नहीं लग रहा। इसी पर बात करेंगे डॉक्टर नौशीन हामिद जो रहनुमा हैं पीटीआई की। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान ने एक बहुत आप कह सकती हैं स्ट्रॉन्ग बयानिया रखा था कि हम एहतसाब के अमल को आगे लेके बढ़ेंगे और इस एहतसाब के अमल में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो जो बयानिया है उसके हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने भी आज कहा कि इमरान खान का वो बयानिया कहाँ गया, वो तो हवा में उड़ गया कि एहतसाब के मिशन को हम आगे लेके चलेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ की अगर बात की जाए अदालत ने 9 दिन दिए हैं, अभी 9 दिन में भी अगर नहीं हुए तो इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। लेकिन आपके जो दावे थे कि हम जाने नहीं देंगे और जो चले गए हैं मुलजिम और जो पैसा गया है उसे वापस लाएंगे, तो वो कोई दावा पूरा होता दिखाई नहीं दिया है अभी तक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जो बाहर जाने दिया गया था वो प्योरली इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर उनको इजाज़त मिली थी, और वो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं जो गवर्नमेंट को पेश की गई थी और जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उन रिपोर्ट्स को देखा और उसके अंदर कुछ इस किस्म का इम्प्रेशन दिया गया कि जब नवाज शरीफ साहब को अगर इमीडिएटली बाहर नहीं लेके जाया जाएगा तो शायद वो कुछ दिनों के मेहमान हैं। मगर वक्त ने ये साबित किया कि नवाज शरीफ साहब को हेल्थ के वो इश्यूज नहीं थे जो कि पोर्ट्रे किए गए थे, कि जिस तरह से तमाम दुनिया इस वक्त उनको माशाल्लाह लंदन की सड़कों पे घूमता फिरता देख रही है, कॉफी पीता खाते पीते देख रहे हैं, और जिस किस्म के इश्यूज बताए गए थे, मैं बीइंग अ डॉक्टर, मैं वो पिक्चर जो पोर्ट्रे की गई थी वो हकीकत से बहुत दूर थी और हकीकत के मुनाफी थी। और इसके बाद वहां जाने के बाद भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई सेटिस्फैक्ट्री मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं कर सके जिसमें ये प्रूव हो कि उनको वाकई ही वहां पर इंग्लैंड में किसी किस्म की मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है। मरियम नवाज साहिबा की अगर उस वक्त के आप बयानात देखें तो उन्होंने हमें इस किस्म के बयान दिए थे कि जी नवाज शरीफ साहब को जाते साथ ही पहले एक सर्जरी करानी पड़ेगी, उसके कुछ दिनों के बाद एक दूसरी सर्जरी होगी और उसके कुछ दिनों के बाद कोई तीसरी सर्जरी होगी। तो इस किस्म के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं और मीडिया पे दिखाए भी जाते हैं। लेकिन तो वो ये गलत सर्जरी नहीं हो बयानी सकी है। के राना साथ जो कुछ एहसान भी उन्होंने अफजल साहब हमारे साथ एक्सप्लॉइट मौजूद है किया मुस्लिम लीग इंसानी नून से, हमदर्दी के और उनसे मैं इश्यूज ये को, जानना चाहूंगा तो मैं क्या नवाज समझती हूँ कि शरीफ अब को ये जो गवर्नमेंट एक्शन ले। डॉक्टर नौशीन साहिबा हम आपकी बात सुन रहे हैं, बिल्कुल आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के, और राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा क्या नवाज शरीफ इन 9 दिनों में वापस आएंगे? बाज़ाहिर लग नहीं रहा ऐसा कि वो वापस आएंगे। देखिए, मैं डॉक्टर साहब को रिस्पॉन्ड भी करना चाहूंगा। जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनका जितना भी इलाज हुआ वो पंजाब हुकूमत ने किया। उनका सर्विसेज अस्पताल में इलाज हुआ, लैब रिजल्ट्स भी जो हैं वो सर्विसेज अस्पताल और पंजाब के दीगर डिपार्टमेंट से लिए गए। उसके बाद 2-3 किस्म के बोर्ड बनाए गए। फिर शौकत खानम से डॉक्टर साहब भी आए, उन्होंने भी तस्दीक की। तो ओवरऑल पूरी पंजाब हुकूमत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इमरान खान, शौकत खानम के डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि वो क्रिटिकली तौर पे बीमार हैं, और आज भी उनका स्टेटस यही है कि आज भी वो अपना इलाज करा रहे हैं और उनके अभी भी दिल के शदीद खदशात हैं और शदीद किस्म के वो बीमार हैं। अब ये कह देना कि वो चहलकदमी कर रहे हैं, तो स्टेज 4 का जो कैंसर का मरीज होता है उसको भी डॉक्टर कहता है कि अपनी मूवमेंट जारी करो, चहलकदमी करो। तो ये तस्वीरों से ये आपने ले लेना कि वो बीमार नहीं है या अगर कोई मरीज स्टेज, तो ये तो मैं समझता हूँ एक बचकाना सी बात है कि अगर आप उनकी तस्वीरों से ये तयन कर लें कि वो बीमार हैं या नहीं है। दूसरा, जो हुकूमत है वो सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। वो कैसे कि उनकी अपनी पंजाब हुकूमत को, लेकिन राना साहब मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपसे यहाँ पे सवाल करना चाहूँगा। जो नवाज शरीफ की रीसेंट तस्वीर जारी की गई है, जो कि आप लोगों की जानिब से जारी की गई है, उसमें हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ माशाल्लाह जो कि हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं, पहले से सेहत बहुत बेहतर नज़र आ रही है। और अगर पहले से सेहत बेहतर हो गई है तो यहाँ अदालत आने में क्या हर्ज है? अदालत आ जाएं और अपनी कार्रवाई। नवाज शरीफ का तो बयानिया यही है कि मैं मुल्क से भागूंगा नहीं और जितने भी मुकदमात हैं इनका सामना करूंगा। तो आप बयानिए से यू टर्न लेते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल कतन बयानिए से यू टर्न नहीं नजर लेते हुए नहीं नजर आ रहे। और दूसरी चीज ये कि नवाज शरीफ की एक तारीख है, एक हिस्ट्री है, और वो क्या है कि जब उनको पता था कि उनको और उनकी बेटी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, जब उनको पता था कि शायद वो अपनी बेगम कुलसूम नवाज को दोबारा ना देख सके, वो ये जानते हुए पाकिस्तान वापस आए। अभी वो वहां क्यों मौजूद हैं? क्योंकि वो क्रिटिकली बीमार हैं, उनका इलाज जारी है, उनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, उन्हीं के डॉक्टर ने कहा है कि आप वॉक करें। तो ये सारी चीजें, मैं वही कह रहा हूं कि जो स्टेज 4 का जो कैंसर का मरीज होता है, जिसको ये नहीं पता कि कल का दिन उसने गुजरना है, वो भी चलता फिरता नजर आ रहा होता है। बीमारी का ये मतलब नहीं है कि वो वेंटिलेटर पे नजर आए और आईसीयू के अंदर मौजूद हो। तो ये चीज देखें, मैं ये जो पॉइंट रेस कर रहा हूं, हमने रिपोर्ट्स उनकी कंटिन्यूसली जमा कराई हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और वो सारी रिपोर्ट्स नोटराइज्ड हैं यूके की, पाकिस्तानी हाई कमीशन की। हम कंटिन्यूसली उनकी हर वक्फे के बाद रिपोर्ट जमा कराते रहे हैं। और करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। करीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 9 दिन का टाइम दिया गया है कि वो वापस आएँ और अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करे, वरना उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा और उसकी जो सज़ा है वो फिर 3 साल है। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है? क्या नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए, या फिर अगर इलाज के लिए बाहर गए हैं तो उन्हें जब तक उनकी तबीयत में बहाली नहीं होती वहाँ ही रहना चाहिए? देखिए, ये तो उनकी चॉइस है कि वो इलाज करवाते हैं या आते हैं। मैं वैसे एक मेडिकल डॉक्टर की ये कहूँगा कि इंसान जो भी हो, नवाज शरीफ हो या कोई XYZ हो, उसकी सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगर इंसान की सेहत ठीक है तो फिर दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। अब इन्होंने खुद भेजा है, डॉक्टरों ने रिपोर्ट की है, यास्मीन राशिद भी कहती कि ये जो प्लेटलेट्स कम थे, जो कराची के डॉक्टर हैं उनकी भी आज स्टेटमेंट आई है कि भाई बिल्कुल क्रिटिकल इल थे, इसकी वजह से हमने छोड़ा। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। और पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें बहुत से हादसा हुए हैं, जिसमें जिना अस्पताल हो, जिना कायदेज़म हो, या उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिना हो, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, या बेनज़ीर भुट्टो, या सोहरावर्दी हुसैन शहीद, या जो है अपना दूसरे तो हादसा यहाँ बहुत हुए हैं सियासतदानों से। तो ऐसे दूसरे हादसा नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में, नंबर 1 बात। वैसे सियासी वर्कर में ये कहूँगा कि नवाज शरीफ के पास सेहत ठीक होने के बाद 3 रास्ते हैं। ये थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये जो सियासी वर्कर मैं कह रहा हूँ, एक तो ये है कि राजा पोरस की तरह सरेंडर करें, और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उसको जो माफ कर दिया। एक जो है वो है राजा रणजीत सिंह वाला, उसने जो जंग की और पंजाब को फतेह किया। तीसरा जो रास्ता है जनरल न्याजी वाला, जो उसने सरेंडर किया भारत के सामने। तो अब मेरे ख्याल से अब नवाज शरीफ आगे चल के क्या करते हैं आई डोंट नो, मगर पंजाब की तारीख में ये 3 वाकयात हुए थे। नवाज शरीफ को फैसला करना पड़ेगा 3 में से क्या करना है। तो फिलहाल उसकी सेहत ठीक हो, उसके बाद फैसला करे, क्योंकि कोई हादसा पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। नाज़रीन, हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाना, और इस ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि नवाज शरीफ के जो वकील हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए, जबकि नैब की जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ को इस्तिस्ना क्यों दिया जाए, और अगर नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म की जाती है, जो कि अपील की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो बाकी जो नैब ने पकड़े हुए हैं मुलजिम जो कि दीगर रेफरेंसेस में, उनका स्टेटस क्या होगा। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। और बात हो रही है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से, जिनको अदालत ने 9 दिन का टाइम दिया है कि वो अदालत के सामने सरेंडर करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, वरना उनको इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया जाएगा और जिसकी सज़ा 3 साल तक हो सकती है। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। राना साहब, करंट पोजीशन क्या है सेहत की, क्योंकि अदालत की जानिब से भी आज हुकूमत से रिपोर्ट तलब की गई है कि हमें वाज़े पिक्चर बताएं कि करंट पोजीशन सेहत की क्या है नवाज शरीफ साहब की। देखिए, करंट पोजीशन यही है कि उनके हार्ट का इलाज चल रहा है, वो कंटिन्यूसली डॉक्टर उनको देख रहे हैं और इस महीने के अंदर उनकी काफी ज्यादा अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्ड है और इंशाल्लाह ताला उनके चेकअप के बाद उनकी एक मेन सर्जरी होनी है जो कोविड की वजह से डिले हो गई थी और वो उसका जो है वो जल्द डॉक्टर्स फैसला करेंगे कि वो कब होगी। अच्छा, जो हाई कोर्ट के ऊपर आपने बात की, तो हमने कल भी एक पिटीशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें हम उनको यही कह रहे हैं कि ये हुकूमत सियासत कर रही है। नवाज शरीफ साहब लीगल तरीके से गए हैं लाहौर हाई कोर्ट से बेल लेके और इस हुकूमत ने उनका नाम ईसीएल से निकाला और जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने सेट की है इस हुकूमत ने वो हमने फुलफिल की है। अब मसला ये है कि जो रिपोर्ट्स हमने भेजी इस गवर्नमेंट को वो इनके बोर्ड ने रिजेक्ट कर ली, लेकिन जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था और उस बोर्ड का मेंबर था वो उसको शामिल नहीं किया गया और हमें मिनट्स ही नहीं दिखाए गए कि उस मीटिंग के मिनट्स क्या थे। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारा जो क्लेम है वो ये है कि जो हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है जो अपनी पंजाब हुकूमत को ओन नहीं करती उनको झूठा करार दे देती है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को झूठा करार देती है, सर्विसेज अस्पताल की लैब रिपोर्ट्स को झूठा करार दे देती है, शौकत खानम के डॉक्टर को झूठा करार दे देती है, तो वो तो सियासत कर रही है। उसको जब हम अपना एज पर आर कमिटमेंट और रिक्वायरमेंट हम तस्दीक शुदा रिपोर्ट जमा करा रहे हैं वो उनको जान के रिजेक्ट कर रही है क्योंकि इनकी अटेंशन मेलाफाइड है। ये इनको जब से नवाज शरीफ गए याद नहीं आए, अब एपीसी करीब आ रही है तो ये जो है वो परेशान हो गए हैं और बुखलाहट का शिकार हो गए हैं और एक तस्वीर आ जाती है। राना साहब, एपीसी पे भी बात करते हैं और उस तस्वीर पे भी बात करते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट जो पहले जमा कराई गई थी उसमें बताया गया था कि प्लेटलेट्स कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, दिल का आर्जा तो खैर नवाज शरीफ साहब को है ही, कोरोना वायरस का भी मसला बताया गया है और कि कोरोना वायरस अगर जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक इलाज मुमकिन नहीं है, अस्पताल नहीं जा सकते और कोरोना की सूरत हाल में इधर आना भी बहुत ख़तरनाक है। तो काफ़ी पेचीदा बना के आपने एक पिक्चर को पेश किया है नवाज शरीफ का। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो इतनी पेचीदा पिक्चर नहीं है, क्योंकि अगर कोरोना चलता रहा, आज भी मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जब तक इलाज डॉक्टर हतमी तौर पर नहीं कहेंगे कि इलाज मुकम्मल हो गया तब तक नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं आएंगे या इस पाकिस्तान नहीं वापस आएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो कोरोना की सूरत हाल और जिस तरह से आप लोगों ने स्टांस लिया है अपनी रिपोर्ट में, मेडिकल रिपोर्ट में, उससे तो ये लगता है आने वाले कई साल तक नवाज शरीफ साहब लंदन में ही मुकीम रहेंगे। ठीक है, अब इसका मुझे जरा मौका दीजिएगा। जो पेचीदा पिक्चर है वो हमने नहीं लिख के बयान की, वो डॉक्टर्स ने बयान की है। ये हमने नहीं फैसला करना कि उनकी सर्जरी कब होनी है, मुस्लिम लीग नून ने या मरियम नवाज ने नहीं करना, जो उनका डॉक्टर इलाज कर रहा है उन्होंने करना है। और देखें, हम इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। कुलसूम नवाज की पूरी कौम और पीटीआई, जो पूरी कौम तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन पूरी पीटीआई जो है उन्होंने एक गंदी सियासत की उनकी सेहत के ऊपर और किस किस्म की बात नहीं की और फिर एंड में नतीजा आया तो फिर सारे शर्मिंदा हुए और मुकर गए कि हमने तो ऐसी बात की ही नहीं। तो ये सेहत पे सियासत करना इनका वतीरा है पीटीआई का। और मैं इनका क्या बंदा कहे, इनके तो अपनी जो वजीर हैं जो शीरी मजारी हैं वो फॉरेन ऑफिस को कहती हैं कि कश्मीर पॉलिसी गलत बनी, कश्मीर की पॉलिसी को तबाह कर दिया इन्होंने। ये तो अपने अदारों को अटैक करते हैं, अपनी रिपोर्टों को झूठा करार दे देते हैं। तो इनका हम क्या इनकी बात का यकीन करें या इनकी कौन सी बात को हम तस्लीम कर लें? ये यहाँ क्यों सियासत की जा रही है। और मैं आपको एक वसूख से बात कह दूं कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ सेहतयाब हो गए वो एक दिन फालतू यूके में नहीं ठहरेंगे और पाकिस्तान आ जाएंगे। और तब क्या मसला बनेगा? तब ये मसला बनेगा सर ये इलाज का कोई टाइम फ्रेम भी तो नहीं दिया जा रहा ना। या तो आप इलाज का टाइम फ्रेम दे दें कि 6 महीने बाद सर्जरी हो रही है, उसके 6 महीने बाद दूसरी सर्जरी हो रही है, 1 साल के अंदर नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि इलाज मुकम्मल होगा तो आएंगे, टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से इस तरह पाया जाता है। देखिए,
टाइम फ्रेम मैं दोबारा कहूंगा, देखें टाइम फ्रेम डॉक्टर्स ने देना होता है, सियासतदानों ने नहीं देना होता। जो उनका इलाज कर रहे हैं डॉक्टर्स, उन्होंने उनको और देखें जो एफिडेविट भी शहबाज शरीफ साहब ने दिए और जो नवाज शरीफ साहब खुद साइन करके गए, वो यही कहते हैं कि 8 वीक्स और व्हेन ही बिकम्स हेल्दी इनफ टू कम बैक, जब उनके सेहतयाब हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो मैं आपको फिर एक चीज कहूंगा कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर उनको बेल मिली और वो ईसीएल से निकले, आज वो वैलिड हैं और उसको तस्दीक करने का भी तरीका कार लिखे, वहां एम्बेसी से वो बंदा जाएगा और वो जाके इनके डॉक्टर से तस्दीक करेगा कि वो वाकई बीमार हैं या नहीं है। तो वो डॉक्टर्स ने तो हमारे वो जो है और मेडिकल रिपोर्ट्स हम सबमिट करा। राइट। करीम ख्वाजा साहब की जानिब मैं बढ़ूंगा। करीम साहब, जॉइंट एपीसी की बात की गई, पहले कहा गया कि ईद के बाद होगी, अब तो मुहर्रम में आशूरा भी गुजर गया है, तो ये एपीसी कब बुलाई जाएगी और कौन इसको लीड करेगा? एपीसी बिल्कुल, जब एक फैसला हुआ है, कंसल्टेशन आपस में चल रही है और नेचुरली इसको मुस्लिम लीग नून ही बुलाएगी, क्योंकि जो ऑपोजिशन लीडर तो नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नून के पास है। तो वो कंसल्टेशन जब होगी तो पीपल्स पार्टी भी उस कंसल्टेशन में होगी। तो अभी आशूरा तो कल ही खत्म हुआ है, परसों, डे बिफोर यस्टरडे। मेरे ख्याल से वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आज हो या 4 दिन के बाद हो या 6 दिन के बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो दिल्ली दूरस्थ है, अभी तो बहुत बड़ी जो है सियासी स्ट्रगल करनी है। और जहाँ तक मियाँ साहब की बात आप कर रहे थे, तो मैं एक चीज और बात कर दूं कि मियाँ साहब को तो भले बुलाएं, पर पहले तो परवेज मुशर्रफ को बुलाएं जिसकी सजाए मौत है यहाँ पाकिस्तान में। वो तो वहाँ ठीक बैठा है दुबई में, उसको पहले बुलाएं, उसके बाद नवाज शरीफ आ जाएगा। करीम ख्वाजा साहब, पहले भी जॉइंट ओपोजिशन के साथ एपीसीज बुलाई गई और एपीसीज में फैसले किए गए कि हम एहतजाज करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो सकी, टफ टाइम नहीं दे सकी अभी तक पीटीआई को। तो क्या अब की एपीसी में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अब टफ टाइम दे दिया जाएगा पीटीआई को? देखें, बरसगीर की जो सियासत है वो पार्लिमानी सियासत रही है, पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद। यहाँ अवामी स्ट्रगल रही है, यहाँ कोई हथियारबंद स्ट्रगल नहीं रही है। और अवामी स्ट्रगल्स भी रही हैं, एपीसी भी होती रही हैं, इत्तेहाद भी बनते रहे हैं, इत्तेहाद टूटते भी रहे हैं। तो ये इसी तरह चलता है। कांग्रेस जिसने पार्टीशन से पहले कहते हैं बहुत बड़ी स्ट्रगल की, उसने तो 3-4 स्ट्रगल की थी। 1920 में की थी, 1930 में, 1942 में 3 स्ट्रगल की थी, जिसको कहते हैं बहुत बड़ी। इससे ज्यादा स्ट्रगल तो जाके और अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के लोगों ने की थी, आमरों के खिलाफ या परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। तो ये हो जाती हैं, देर जल्दी चीजें हो जाती हैं। अब इस तरह तो नहीं होगा कि मीडिया कहे कि भाई एपीसी हो जाए, मीडिया कहे कि स्ट्रगल चल जाए। स्ट्रगल अपने हिसाब से चलती है। सियासी तौर पर जो है ये क्या कम है अंडरस्टैंडिंग के लोग। करीम साहब, आप सही कह रहे हैं कि वक्त के साथ चलती है, वक्त के साथ ये तमाम मामला तय होते हैं, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि उस एपीसी का कोई नतीजा भी निकलेगा या नतीजे के बगैर, जिस तरह पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून इकट्ठी हुई, एपीसी बुलाई गई लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एपीसी के हवाले से हम शिरकत करेंगे, कोई नतीजा नहीं निकला। अब दोबारा से एपीसी की बात हो रही है और फिर कहा जा रहा है कि ओपोजिशन एक टफ टाइम देगी हुकूमत को, लेकिन क्या ये भी एपीसी बेनतीजा रहेगी? देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं। एमआरटी बनी 1980-81 में, ठीक, और फिर उसकी जो ब्लूम में स्ट्रगल जो चली, 81 में चली, जो फेल गई, 83 में बड़ी कामयाब स्ट्रगल चली। तो इसी तरह जो है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी इत्तेहाद बना, स्ट्रगल को होते होते कुछ टाइम लग गया। तो ये चीजें आस्ते आस्ते होती है और रातों रात नहीं होती है। हालात भी देखें, दुनिया के कोविड चल रहा है, उसके बाद जो है इकोनॉमी जो है उसमें आप देखेंगे पाकिस्तान में बर्बादी लगी पड़ी है। कोविड सारे दुनिया में अभी तक चल रहा है, ये नहीं मान रहे कि भाई कोविड खत्म हो गया, झूठ बोलते हैं। इकोनॉमी तबाह हो गई है, पाकिस्तान के माइनस में चली गई है, ये कह रहे हैं बहुत अच्छी जा रहे हैं। तो अब जो मुल्क में जिसका वजीर आजम और जो ये इसका बयानिया हो कि भाई मीडिया ये सारी क्या ये इकोनॉमी की बेस्ट है
और कोविड खत्म हो गया, जो कि सरासर गलत है। ठीक हो गया, तो चीजें अपने हिसाब से चलेगी। ओके डॉक्टर नौशीन आपकी जानिब बढ़ूंगा। डॉक्टर नौशीन साहिबा, क्या पीटीआई को कोई खतरा है अगर जॉइंट ओपोजिशन एहतजाज करती है या एपीसी बुलाकर कोई लाए अमल तय किया जाता है? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि इस वक्त ऑपोजिशन जितनी आपस में बटी हुई है और एक जो अननेचुरल अलायंस इनमें हुआ है कि इन लोगों के तो आपस में नजरियात नहीं एक दूसरे के साथ मिलते, सिर्फ एक कॉमन पॉइंट एजेंडा आ जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आते हैं, मगर जब उससे हट के वो दूसरी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो इन लोगों की तो आपस में कोई यूनिटी नहीं है, इन लोगों की आपस में कोई किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई इत्तफाक राय नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जब तक ऑपोजिशन आपस में मजबूती से नजरियाती तौर पे ना जुड़ी हुई हो तो वो ऑपोजिशन कभी भी कामयाब या जॉइंट ऑपोजिशन नहीं हो सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकी किसी किस्म की एपीसी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये लोग तो खुद एक दूसरे के साथ नहीं खड़े। हमने माजी में भी इनके बहुत सारे पावर शोज मौलाना फजल देखें, अगर ओपोजिशन से आपको खतरा ना भी हो तो आपको आवाम का डर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पीटीआई की कारकर्दगी को आवाम उस तरह से अभी सराह नहीं रही जिस तरह से एक्सपेक्टेशन लेके और जिस तरह से हाइप क्रिएट करके आप आए थे। तो ये आप मत भूलें कि अगर आपको ओपोजिशन से कोई खतरा नहीं है तो आवाम भी बिल्कुल सड़कों पे नहीं आएगी। आप कराची की बात करें या दीगर जगहों की बात करें तो महंगाई का रोना रोएं या कुदरती आफात को देखें तो आप लोगों की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप कोई भी इस कौम में कोई भी हादसा कोई भी सानिया होता है तो उसे बर्दाश्त कर सकें और आगे बढ़ सकें इस कौम को लेके। आप क्या समझती हैं पीटीआई को आवाम से कितना खतरा है? क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की महंगाई चल रही है, जिस तरह से वजीर आजम बयानात दे रहे हैं कि आटे और चीनी पे अब वो उनके रेट्स पे खुद नज़र रखेंगे, तो ये तमाम चीज़ों को भी देखना पड़ेगा आप लोगों को। आवाम की जानिब से एक बहुत प्रेशर आएगा आप लोगों पर। देखिए, बिल्कुल इस वक्त वक्ती तौर पे कुछ चीजें जो हैं वो मुश्किलात इस वक्त मुल्क पे आई हुई हैं, मगर अगर आप कराची की एग्जांपल ले लें तो उसके अंदर मैं समझती हूँ इस वक्त जो भी काम हो रहा है और जितनी भी वहां पर इस वक्त हो रहा है वो सब फेडरल गवर्नमेंट के अदारे काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत तो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हुई है, वहां पे या एनडीएमए काम कर रहा है या रेंजर्स काम कर रहे हैं या आर्मी काम कर रही है, जो कि तमाम फेडरल गवर्नमेंट के अदारे हैं। और इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के पास जो है वो अपने लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जहां आप महंगाई की बात करें जी, वक्ती तौर पे कुछ चीजों के अंदर फ्लक्चुएशन आई है, मगर आज की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है अगस्त के महीने में महंगाई जो है उसकी शरह में थोड़ी सी कमी आई है और आने वाले दिनों में जो है वो चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इस वक्त हमारा मुल्क एक कोविड जैसी सिचुएशन से, कैसे पेंडेमिक से गुजरा है, जो कि मैं समझती हूँ कि हमारी हिस्ट्री में आज तक कोई नहीं बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो हैं वो इसकी आगे बेबस हो गई हैं। तो ऐसे में भी मैं समझती हूँ हमारी मौजूदा हुकूमत ने, पीटीआई गवर्नमेंट ने जिस तरीके से सिचुएशन को संभाला है वो एक बेहतरीन मिसाल जो है जिसको दुनिया जो है वो इस वक्त रिकॉग्नाइज कर रही है। ठीक हो गया, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना नाज़रीन और हम वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद फिर जिक्र करेंगे कि काबीना के इजलास में आज फिर कराची का इशू डिस्कस हुआ है और वजीर आजम जुम्मे के रोज़ जो हैं कराची में एक अहम ऐलान भी करने जा रहे हैं। वो क्या ऐलान है आपको बताएंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब कराची की सूरत हाल पे थोड़ी बात करते हैं। टैंकर माफिया, सेवरेज का निज़ाम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हवाले से वफाक ने एक प्रोग्राम तरतीब दी है और इस प्रोग्राम का ऐलान वज़ीर आज़म जुम्मे के रोज़ कराची में करेंगे। इस प्रोग्राम की ओनरशिप कौन लेगा, इस हवाले से अभी तक कोई बात वाज़ेह नहीं है। क्या वफाक ही इसकी ओनरशिप लेगा या कि सिंध हुकूमत के हवाले कर लेगा या कोऑर्डिनेशन से ये प्रोग्राम किया जाएगा। करीम ख्वाजा साहब से जानेंगे इसकी डिटेल। क्या ये जो प्रोग्राम नया वफाक की जानिब से तरतीब दिया है, सिंध हुकूमत इसमें किस हद तक शामिल है, सिंध ऑन बोर्ड है इस तमाम मामले में, और इसकी ओनरशिप क्या वफाक ही रखेगा या आप लोग रखेंगे?
जनाब, जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, जिसके तहत इमरान खान ने हल्फ उठाया और वजीर आजम है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट आजकल है, जिसकी वजह से सूबों में हुकूमत है, उसके तहत ही चीज होगी। और उसके तहत जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास होगी, क्योंकि जो है यहाँ हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारी है, पीपल्स पार्टी की है। तो बाकी वो साथ काम करना चाहें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज की इजाजत है। इमरान खान इससे पहले भी एमक्यूएम से मिल चुके हैं और उन्होंने कहा था कि 100 पता नहीं 50 अरब रुपया मैं दूंगा गवर्नर को और ये करूंगा। 1 साल 1.5 साल पुरानी बात है, कुछ उन्होंने नहीं दिया। तो ये इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। चले हम भी आजमाते हैं कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, किस तरह ओनरशिप लेंगे, किस तरह ओनरशिप नहीं लेंगे। ख्वाजा साहब, आप लेकिन बयानात आ रहे हैं कि आप बहुत सीरियस हैं इस तमाम मामले को लेकर, और वज़ीर आज़म ने एक नहीं मुतादिद बार कहा कि हम कराची के मसले को इस दफ़ा सॉल्व करके ही रहेंगे। देखिए, कराची सिंध का जो है अटूट अंग है, और जिस तरह लाहौर पंजाब का अटूट अंग है, पेशावर केपी का अटूट अंग है, कोयटा जो है वो उसका है, बलूचिस्तान का है। तो हम उस हद तक इजाजत दे सकते हैं जिस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें हैं, इससे ज्यादा नहीं देंगे। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें नहीं है, हम किस तरह देंगे? ठीक हो गया डॉक्टर कराची। जी जी, डॉक्टर नौशीन साहिबा, आप क्या समझती हैं, ये जो प्रोग्राम आपने तरतीब दी है, क्या इसकी ओनरशिप वज़ीर आज़म खुद अपने पास रखेंगे, विफाक के तमाम तर मामलात पे काम करेगा, या कोऑर्डिनेशन के साथ सिंध हुकूमत को इसकी ओनरशिप देंगे, आप सिर्फ फंडिंग करेंगे इसकी? देखें जी, बिल्कुल जो वफाक का हिस्सा बनेगा वो वफाक इसमें अपना हिस्सा डालेगा। और जाहिर है कि 18वीं तरमीम के पास बहुत सारी चीज़ों का मैंडेट जो है वो सूबों के पास है। और जिस तरह से अभी शिबली सरफराज साहब ने भी कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची का लगना है, वफाक ने अपने नाम दिए हैं, अपनी सजेशंस दिए हैं, मगर हतमी फैसला जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, सिंध गवर्नमेंट के पास है। तो बिल्कुल जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं और जो 18वीं तरमीम की चीजें, उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए वफाक जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। और जो सिंध गवर्नमेंट का रोल होगा वो उनको बिल्कुल दिया जाएगा। मगर जाहिर है कि हमें इसके लिए एक बहुत बड़े ग्रैंड प्लान की ज़रूरत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कराची में पिछले काफ़ी अरसे से, बल्कि बहुत सालों से जो है, कराची में किसी किस्म की प्लानिंग नहीं हुई है। बल्कि मैं समझती हूँ कि डॉक्टर नौशीन साहब, इसी पॉइंट को लेके मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप लोग नया प्लान दे देते हैं, नया प्रोग्राम तरतीब दे देते हैं, आप फिर कहते भी हैं कि 18वीं तरमीम के तहत सूबा करेगा, लेकिन उसके बाद आप लोग कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा शो करते हैं और उस पर सियासत भी होती है। फिर सिंध हुकूमत कहती है कि हमें जिस तरह काम कर रहे हैं हमें करने दें, हमें मज़ीद फंडिंग दें ताकि हम एक प्रोजेक्ट को एटलीस्ट कंप्लीट कर सकें। तो होता यह है कि वो प्रोजेक्ट सियासत की नज़र हो जाता है और जिस तरह से काम रिक्वायर्ड होता है उस तरह से उस प्रोजेक्ट पे काम होता नहीं है। तो क्या मुस्तकबिल में भी हम ऐसा ही देखेंगे? नहीं जी, देखिए, अब सुपरविजन और इन चीज़ों की मॉनिटरिंग तो जाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर फंड्स देगी तो इसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग भी होगी, और डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर ओवरसाइट करेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अब एनडीएमए के ताउन से यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो यहाँ के सीवरेज के निज़ाम को, ड्रेनेज के सिस्टम्स को जो इम्प्रूव करना है, वो एनडीएमए के नीचे आएगा। और एनडीएमए फेडरल अदारा है और वो खुद फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ को ओवरसी करेगी। और बाकी भी जिस तरह से हमने देखा है कि कराची की जो प्लानिंग है वो इतनी मिसमैनेज हुई है कि जिसकी वजह से ये सारा क्राइसिस जो है वो हम लोगों ने फेस किया है। तो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से ताउन करेगी, मगर सिंध गवर्नमेंट को भी जो है वो अपना रोल अदा करना पड़ेगा। राना साहब, आपसे जानना चाहूंगा, शहबाज शरीफ साहब भी कराची का दौरा कर रहे हैं, तो क्या कराची के हवाले से मुस्लिम लीग नून का भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा इस दफा? देखिए, हमने लाहौर को, बल्कि लाहौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाई और उसको एक रोल मॉडल कंपनी बनाया। और लाहौर में आप जानते हैं कि हमारे टेन्योर में एक ग्रीन लाहौर बन गया, और कभी पानी के मामलात और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामलात इतने बुरे नहीं रहे, बल्कि बहुत बेहतर रहे। और वो फिर मॉडल सक्सेसफुल हुआ तो वो फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और पूरे पंजाब में रेप्लिकेट किया गया। सिंध के अंदर भी वही काविश, वही कोशिश की जरूरत है जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। लेकिन बदकिस्मती से मैं उम्मीद करता हूं
उम्मीद यही है कि अब ये कोऑर्डिनेशन के साथ कुछ हालात वहाँ बेहतर होंगे। लेकिन मार्च 2019 में इमरान खान साहब कराची आए थे और उन्होंने 160 अरब डॉलर के पैकेज का अनाउंस किया था। उस 1 साल 1.5 साल गुजरने के बाद 1 रुपया सिंध नहीं गया और वो पैकेज जो था वो हवाई बातें थी। उम्मीद यही किया जाता है कि इस दफा जो अगर ये कोई कोऑर्डिनेशन होती है तो कोई बेहतर रिजल्ट निकले। लेकिन सिंध का ये जो कराची का मामला है ये एक शॉर्ट टर्म मामला नहीं है, लॉन्ग टर्म मामला है। असल मामला सिर्फ यही है कि कराची 16,000 टन सॉलिड वेस्ट पैदा करता है हर रोज और सिर्फ 8,000 उठाते हैं, 8,000 पाइल अप होता रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया और कराची का मसला तभी हल होगा जब इस पर सियासत ना हो और तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ या जितनी भी स्टेक होल्डर्स वहाँ पे पार्टीज़ हैं वो मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ इस पर काम करें। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।